के अध्यक्ष शिव कुमार नौटाल जी, आप भी इन युवाओं का हौसला बढ़ाएं। देखिए, सीताराम हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, पवन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो इन्होंने इस प्रकार की जो एक चिंगारी जलाई है, हमारे युवाओं को दिखाने का काम किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और केदार घाटी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका बहुत आभार यहाँ आने के लिए, क्योंकि केदार घाटी में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा युवा यहाँ से बाहर जाके 4,000-5,000 रुपये की नौकरी करता है। क्यों ना वो बाबा श्री केदार के धाम में या अपना टेंट, छोटी मोटी दुकानों के माध्यम से अपना रोजगार शुरू करे। तो मेरा हाथ जोड़ के शासन प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि कृपया हमारे बेरोजगार साथियों के साथ खिलवाड़ न करे, और ये लड़ाई सभी बेरोजगार साथियों की है। और शासन प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी भी हमारा भी व्यवस्थाएं बनानी है, दुकान हो गया, टेंटों के माध्यम से होगा, वो सभी हमारे युवा साथियों को दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। केदारनाथ भगवान की हमारे मुख्यमंत्री क्षेत्र के सब लोगों टेंट और दुकानें वरीयता दी जाएगी सभी बेरोजगारों को, सब लोग की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाण जी। आज बेरोजगारों की जो लड़ाई है उसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी पार्टी से हों उसमें न जाएं हम लोग, क्योंकि हम सबकी लड़ाई है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे यूकेडी है, कोई भी है। ये पार्टी पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं है, ये आम जन की लड़ाई और केदार घाटी की लड़ाई है। हमने इस विषय में भाई अवतार जी हो गए जो मजदूर संघ से जुड़े हैं, और 2-4 अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ हमने आप लोगों की मांग को 2.5 घंटे और प्रमुखता से और मजबूती से, जिलाधिकारी जी अवश्य यहाँ पे नए हैं, उनको समझाने का काम हम लोगों ने किया था, और वो कुछ हद तक हमारी बातों को उन्होंने स्वीकार भी किया कि आपके जो पॉइंट हैं वो मैंने नोट कर दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिलाधिकारी जी के अलावा भी जो हमारे बीच के जो सफेद पोष हैं, जो हमारे नेता हैं जिनको हमने चुना हुआ है, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, प्रशासन को मिसगाइड कर रहे हैं। ये हम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा उन सफेद पोषों से कि आप जो है हमारे लोगों के साथ जो छल करने का, जो कपट करने का काम कर रहे हैं, जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे आपका कहीं पे भी विरोध करना पड़े, उसके लिए हम स्वयं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे केदार घाटी की एक आवाज बन के आपका विरोध करेंगे अगर आपने इस समय भी ऐसी मनमानी की। पिछली बार आपने देखा होगा कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला और बदनाम हम लोग होते हैं। हेली सेवा में आप देख लीजिए, किसी की हिम्मत है कि हम लोग ब्लैकमेलिंग करेंगे, लेकिन बदनाम हम लोग होते हैं। हमने तत्कालीन डीएम साहब से कहा, मयूर दीक्षित जी से, कि हमारे लोग इसमें बदनाम होते हैं, अगर हमारे लोग कहीं भी कोई फंसता है तो आप बताइए। सारे बाहर के लोग इसमें फर्जीवाड़ा करते हैं, और हमारे लोगों को जो है ये हेली में अगर जाना हो तो हमको नहीं भेज पाते। हमने केदार सभाध्यक्ष जी से भी कहा कि हमारे लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और हमने केदारनाथ में किसी भी हेली को बैठने नहीं दिया। आपके नेतृत्व में हमने काम किया, और उसमें साफ लिखा हुआ है हेली के नोडल अधिकारी के द्वारा और पर्यटन अधिकारी के द्वारा कि यहाँ के स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाएगी, और उसमें मुझे लग रहा है कि स्थानीय लोगों को पर उस पे जो है हम लोगों को प्राथमिकता मिलती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को एक आवाज़ बन के इनका मुकाबला करना चाहिए। और मैं भी समझूंगा कि इस समय जितने भी टेंट लगेंगे वो हमने ग्रुप के माध्यम से भी डीएम साहब के संज्ञान में डाला है, और ग्रुप में मुझे कई लोगों ने ये भी लिखा मेरे लिखने पे कि हमने कहा ऊखीमठ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा ऊखीमठ नहीं, रुद्रप्रयाग को। भाई नुकसान तो हमारा हुआ, रुद्रप्रयाग में तो बहुत बड़ा इलाका है। पहले जो है कि प्राथमिकता ऊखीमठ को मिलनी चाहिए, मेरा ये कहना है। और आप लोगों के समर्थन में जहां भी हमें जाना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, और मैं बड़ा दुर्भाग्य समझूंगा कि कैसे यहाँ पे अधिकारी हैं जो अभी तक नहीं पहुँचे। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि लोगों को हम लोग भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये सारे हमारे लोग रुके हुए हैं जो आगे पीछे, किसी को इमरजेंसी होगी। और मैं आपके संगठन से भी कहना चाहूँगा कि लोगों को ज़्यादा परेशानी भी न हो, और कोई अधिकारी आए और वो हमको लिख के दे दे कि भाई स्थानीय लोगों को वरीयता मिलेगी सारे कामों में। तो जितनी भी रास्ते में जो सुरक्षित जगह है, जहाँ पे भी प्रशासन दुकानें बनाए या जिला पंचायत दुकानें बनाए, वो यहाँ के स्थानीय लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत जितने भी लोग आए हैं, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। युवा वर्ग हैं, पवन राणा, जिन्होंने कि ये पूरा केदार घाटी के लिए एक आवाज़ उठाई, और उनके साथ जो विराट हैं और जो भी इसको लीडिंग कर रहे हैं, मैं उन सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक केदार घाटी की एक आवाज़ उठाई, जिसमें कि हम सबको, चाहे हम नौकरी पे भी हैं, लेकिन सवाल हमारे बेरोजगार भाइयों का है। अगर उनको आप परिस्थिति देख रहे हैं, पहले यहाँ का पहाड़ी युवा भारतीय सेना में, हर सेना में
कहीं भी कोई भी, चाहे कोई भी पैरा कमांडो हो, स्पेशल फोर्सेस हो, आरटी हो, सब जगह हमारे छोटे भाई जाते थे और बहुत ही उनमें वो एक जोश होता था कि सेना में जाना है अपने रोजगार के लिए। आज आपको पता है कि वो सेना की भर्ती भी बहुत कम खुल रही है, जिससे कि हमारे बेरोजगार भाई बहुत रोडों पे आ रहे हैं। उनके पास कोई अपने परिवार के लिए, फ्यूचर के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है कि कैसे हमने अपने परिवार को पालना है। एकमात्र जो हमारा केदारनाथ जो एक साधन था हमारे युवा भाइयों का रोजगार के लिए, उसको भी जो बाहरी लोग हैं, जो सफेद पोस्ट, अभी तिवारी जी ने बताया, जो सफेद पोस्ट लोग हैं वो अधिकारियों के साथ बिल्कुल सांठगांठ पूरा कमीशन खा रहे हो, अपने आदमियों को बैक डोर से घुसा रहे हैं और हमारे आदमी को बोल रहे हैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। एक जिला तहसीलदार या उप जिलाधिकारी लिख के देता है कि ये दुकान तू वहाँ पे करेगा, वहाँ पे जो फॉरेस्टर है वो बोलता है कि मुझे डीएफओ का ऑर्डर क्या है। वो शासन प्रशासन में क्या तहसीलदार नहीं है, वो हमारे भाइयों का बनाया दुकान सीधे सबर लगाता है और तोड़ देता है और वो बेचारा वहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं प्रशासन से ये प्रशासन में जो भी अधिकारी हैं वो हमारे ही बीच के हैं। हमसे पहले ऐसे ही युवा थे, वो ऐसे ही उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया और तब जाके अधिकारी। आज हम अधिकारी बन गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्या हम भूल जाएं कि हमको आज ठीक मिल रहा है और हमारे भाई के लिए जहाँ एक तरफ से रोजगार का संसाधन उपलब्ध कराती है, वहीं देश और दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। और देश दुनिया से जो आने वाले तीर्थयात्री अपनी आस्था की भावना को लेकर के यहाँ पर आते हैं, उनकी व्यवस्था, उनका प्रबंधन हम स्थानीय लोगों का जिम्मा है। उसके बाद प्रशासन का काम है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए हम लोगों का कई बार शिष्टमंडल मिलता है, कई बार बोलते हैं कि भाई आपसी तालमेल प्रत्येक बिंदु पर। सवाल इस बात का है कि बिंदु कितने हैं। आज केवल टेंट का सवाल है। ये जो टेंट के साथी हमारे युवा बेरोजगार टेंट व्यवस्था से जुड़े, वो कहां से जुड़े बताइए। जब केदारनाथ यात्रा आपदा से पहले चलती थी, उसमें हमारी झुग्गी झोपड़ियां होती थी, सबको पता है। हमारे लोग भेड़ पालन करते थे, भैंस पालन करते थे, घोड़ा खच्चर चलाते थे, अपनी दुकानें चलाते थे और रामबाड़ा से 500 दुकानें रामबाड़ा में होती थी। गरुड़ चट्टी, गेनुर पानी, तमाम जगह पे जो है दुकानों का व्यवसाय चलता था। उसमें यात्रियों की व्यवस्था होती थी और हमारे रोजगार भी चलते थे। दुर्भाग्य से आपदा के बाद, आपदा में हमारे विकास खंड उकीमठ के 665 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। हमारे तो लोग हैं। तब जाके वातावरण बदला, यात्रा का पैटर्न बदला, सरकार ने उसको हाथ में अपने लिया। लेकिन सरकार उसको अपने हाथ में लेने के साथ साथ में हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जो स्वायत्तता थी, जो हमारी स्वायत्तता थी, जो हमारी स्वतंत्रता थी, उसको अपने पास लेकर के उसका उपयोग सरकारी राजस्व के लिए बजाय क्षेत्रीय जनता और बेरोजगारों के हितों के बजाय सरकार के भंडार भरने के लिए करना चाहती है। उसमें टेंट का व्यवसाय सरकार ने खोला, जिसमें कि हमको फ्री में टेंट लगाने की एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उसको 8,000 में दिया। 8,000 का एक टेंट दिया, उसमें 18% जीएसटी काट करके 8,000 जमा, जिसका निकला तो उसका 8,000 जमा हुआ और बाकी लोगों को वापस दिया। वो पैटर्न भी चला, लेकिन वो खपने वाली बात थी। अब वर्तमान में जो विकृतियां आई और उससे जो चिंगारी उठी, उस चिंगारी के पीछे केवल न सिर्फ टेंट है, बल्कि उसमें सरकारी दुकानों का आवंटन भी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के पास पिछले वर्षों तक 40-42 दुकानें थी, उसका आवंटन भी इसी पैटर्न पे होता था, लेकिन इस बार वो पैटर्न भी बदलने जा रहा है। हमारी जिलाधिकारी जी से वार्ता हुई, लगभग 2.5 घंटे हम बैठे, एक एक बिंदु पर डिस्कस हुआ, लेकिन किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बन पाई और हम निराश होकर वहां से आए। दूसरे दिन उस डिक्टेटरशिप में, उस ध्वंस में, और मैं ये कहूंगा कि उस सरकार की आड़ में सीधे 80,000 की विज्ञप्ति निकली और रुझान आपके सामने है। मैं आप लोगों के समक्ष इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि रुझान तो निकलेंगे, परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे हमको भी और सरकार को, प्रशासन को भी। यात्रा व्यवस्था चलाने में जहां एक तरफ शासन प्रशासन और अधिकारियों का जिम्मा है,
वहीं उससे 10 गुना ज्यादा जिम्मा जो है स्थानीय लोगों का होता है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। न सिर्फ टेंट की व्यवस्था, टेंट एक प्रकरण है, एक उपक्रम है, लेकिन दूसरा जो सरकारी दुकानें हैं, जिला पंचायत द्वारा निर्मित दुकानें हैं, घोड़ा खच्चर की व्यवस्था का सवाल है। सवाल घोड़ा खच्चर की संख्या का सवाल है। उस संख्या के अंतर्गत हमारे जनपद के लोगों को प्राथमिकता का भी सवाल है। मैं कहना चाहता हूं, पवन राणा भाई जी से भी कहना चाहता हूं कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट टेंट का है। टेंट में अगर उखीमठ ब्लॉक विकास खंड के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो सरकारी दुकानों और जिला पंचायत के दुकानों से लेकर के घोड़ा के व्यवसाय में जो संख्या निर्धारण का सवाल है, उस पर जनपद के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोई जनपद ये नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है, वो आम और आप सबका एक निर्णय होगा। मतलब मेरा भक्त है वो यहाँ से नहीं हिलेगा और उखीमठ ब्लॉक को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं देखिए, मेरा एक मत है, ये मानना है कि हमारा एक जनपद है। मैं आप लोगों के सामने अपना तर्क रख सकता हूँ, आपके ऊपर बातें नहीं कर सकता हूँ। आपदा जेली केदारनाथ वालों ने रुद्रप्रयाग वाला का भाई नहीं मरा है, कोई उसकी मां नहीं मरा। चलो मेरा अभी प्रस्ताव है, आप स्वीकार करो ना करो वो अलग बात। देखिए, मैं इस बात को थोड़ी नहीं आएगा। मैं आप लोगों से देखो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ। देखो, अच्छा, मैं अपनी बात को, नेतागिरी नहीं चलेगी, नेतागिरी नहीं चलेगी, बेरोजगार जिंदाबाद, हमारे कोई नेतागिरी, कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। नेतागिरी नहीं चलेगी, आवाज दो, नेतागिरी नहीं चलेगी। भाई वो अपनी बात रख रहे हैं, आगे बात की बात है ना, नेतागिरी नहीं चलेगी, बात की बात है वो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, विषय बहुत है, एक विषय नहीं है, सिर्फ टेंट का सवाल नहीं है। तो सवाल जो है केदार घाटी में उत्पन्न होने वाले रोजगारों का है। और आप ये न सोचें कि हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उससे पहले आज से 27-28 सालों से मैं इस यात्रा पे मुद्दे पे बात करूंगा। और जब छात्र संघ के जीवन से मैं निकला था, भाई जी राणा जी, अगर आपकी जानकारी न हो तो मुझे 28 साल लगा हुआ है इस यात्रा व्यवस्था के कार्यक्रमों में। मैंने कभी नेतागिरी नहीं की और हर दिन हमने यात्रा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए शासन प्रशासन से सामंजस्य बिठाया। आज गले की हड्डी टेंट बन गया तो इसका मतलब हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग स्पष्ट समझें, हमारा हक है, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों के साथ हैं। और एक बिंदु नहीं, मेरे पास 20 विषय हैं। मैं 20 विषयों पर बात करना चाहता हूँ। इसमें आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। हम अगर एक होंगे, घाटी एक होगी, एक पद एक विचार होगा, सलाह होगी, मशवरा होगा, तो गोलबंदी होगी, घेराबंदी होगी, शासन को झुका देंगे। लेकिन नेतागिरी का सवाल नहीं है। मैं पूरी बातों पर, यहाँ से बद्रीनाथ जाओ, वहाँ अगर हम चले जाएंगे वहाँ के लोग हमको धक्का मार, आप लोग मसूरी में लगा लोगे टेंट, आप लोगों का नैनीताल में टेंट लगा लोगे, आप ऋषिकेश में टेंट लगा कर थोड़ा शांति में बता दो, मैं ही नहीं है, हमें बता दो। अच्छा, मैं 2 मिनट आप सबके लेना चाहता हूँ। उसका कारण यह है कि मेरे पास 20-25 सालों का, 20-25 सालों का मेरे पास इन बातों का वो है। अगर आप लोगों को इसमें नेतागिरी लगती है तो हम लोग तो भाई इस आंदोलन में साथ देने से बिल्कुल नेतागिरी का नहीं, सवाल विषय का है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका टेंट है, आपका घोड़ा है, आपकी सरकार की दुकानें हैं, आपका सोनप्रयाग का लाल बाजार जो आज जो डिस्मेंटल किया गया है, उसमें जो लोग केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का वहाँ पर जो गोदाम होते थे, वहाँ पर घोड़े खच्चरों का दाना रखा जाता था, वो दुकानें तोड़ी गई हैं। 20 साल से 20 लोगों को वहाँ दुकान करते थे, वो कहाँ जाएंगे। दूसरा विषय ये है, डीएम साहब के सख्त निर्देश है, आदेश है कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक कोई घोड़ा रास्ते में खड़ा नहीं होगा, वहाँ रास्ते में कोई झुग्गी झोपड़ी दुकान नहीं होगी। तो अगर नहीं होगी तो उन लोगों को स्थान तो उपलब्ध कराना पड़ेगा। 3000 लोग, कम से कम 3000 से 5000 लोग वहाँ पर कारोबार करते थे गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच रास्ते में। अगर उनको वहाँ नहीं रहना है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों के लिए स्थान कहाँ पर है। आपको जब मैंने पूछा तो जवाब मिला कि मैखंड में रहेंगे, कुम्भेरा बरफाटा में कहीं रहेंगे, त्रिजुनारायण में रहेंगे।
वो यह व्यवहारिक बात है। अब आप लोग नेतागिरी की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप लोगों के घोड़ों की जो इंश्योरेंस की परंपरा है, आप लोगों से इंश्योरेंस के कंपलसरी पैसे लिए जाते हैं, लेकिन जब इंश्योरेंस देने की बारी आती है तो उस पर दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। कहा जाता है उसकी पूंछ जब मरा था तब बारिश हो गई थी, जब उसका इंश्योरेंस हुआ था उसकी पूंछ मोटी थी, जब वो घोड़ा मरा था उसके पीठ में चेंट का निशान मिला, उसके तंग पे खरोंच आई हुई थी, उसके कारण से उसको उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। सवाल इस बात का नहीं है कि नेतागिरी, सवाल इस बात का है कि आपको आपकी अपनी कुछ नहीं मिल रहा। हमारा हम सभी का कर्तव्य बनता है, जितना हमें जो एफर्ट है अपने भाइयों के उसके लिए लगाना है, उनके संघर्ष के लिए लगाना है। और इसीलिए मैं एक सैनिक होते हुए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सब मिल रहा है, लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए आया हूँ यहाँ पे। वो अपने बेरोजगारी का जो उन्होंने मुद्दा उठाया, केदार घाटी के लिए जो एक आवाज उठाई है, उसके लिए यहाँ पे सभी लोगों को केदार घाटी, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कोई वो नहीं है कि कोई किसी भी दल का हो। ये हमारे केदारनाथ धाम की जो व्यवस्थाएं हैं, जो बाहरी लोग घुस रहे हैं उनको रोकना है और अपने भाइयों को वहाँ पे हर हिसाब में हमने रोजगार देना है। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है वहाँ पे, तब कोई नहीं था, ये व्यवस्थाएं कुछ नहीं थी। सारी व्यवस्थाएं कैसे करके उन्होंने भूखे रह के वहाँ पे यात्रियों की सेवा की और निःशुल्क सेवा की, कोई पैसा भी नहीं लिया। उस समय ऐसा था जब वो वहाँ पे गाय भैंस रखते थे। तो आज हमारा राइट बनता है केदारनाथ में, और इसी के साथ मैं यही चाहता हूँ कि शासन प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि बने भी हैं, जिनको इन्हीं भाइयों ने वहाँ पे बनाए भी हैं जनप्रतिनिधि, उनकी ऐसे छुपे नहीं अंदर, इनकी आवाज बन के रोड पे आए और इनका साथ दे। नहीं तो ये बहुत गलत बात है। चुपचाप अपना अधिकारियों के साथ मिलके कमीशन खा रहे हैं और अपना चुपचाप क्या वहाँ पे वो कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं युवा वर्ग के लिए यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले सारे शासन प्रशासन से कोऑपरेट करके चले। कानून में जो पहला मुकदमा, एकमात्र मुकदमा हुआ, वो उस छात्र के खिलाफ हुआ जिसने ये शिकायत की कि मेरे पास जो है सील खुला हुआ पेपर आया है और सरकार इसमें अपनी पीठ थपथपाती है। आपने देखा होगा कि आज केदारनाथ के अंदर जब पिछले सालों तक जो नियम बनाए जा रहे थे, आज सरकार ने जो है 80,000 रुपए टेंट वालों को कहा है कि आप 80,000 से बोली स्टार्ट करेंगे। सरकारें जो है आज बनियागिरी पे उतर चुकी हैं। सरकारों का काम बनियागिरी रह गया है और मात्र ये काम रह गया है कि हम किस तरीके से जनता की गाड़ी खून की कमाई को किस तरीके से चूसें। हमारे युवाओं से जो है रोजगार छीने जा रहे हैं, हमारे युवाओं से जो है स्वरोजगार के साधन छीने जा रहे हैं। जब ये प्रदेश कहा गया कि ये प्रदेश जो है पर्यटन प्रदेश होगा, यहाँ का युवा जो है अपने पैरों पे खड़ा होगा, यहाँ का युवा अपना रोजगार स्वयं करेगा, लेकिन उस आप देख रहे होंगे कि उन अधिकारों को कैसे छीना जा रहा है। चोपता में आपने देखा पिछले वर्ष जो है पूरे जितने भी टेंट वहाँ पे लोगों के लगे हुए थे सबको उजाड़ दिया गया इस नाम से कि इकोसिस्टम हमारा खराब हो रहा है। लेकिन उन्हीं टेंटों को आज जो है बाहर की कंपनियों को जो है बड़े ऊंचे दामों पर बेच करके वहाँ जो है इकोसिस्टम फिर से इको टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या वो इको टूरिज्म यहाँ के लोकल लोग नहीं कर सकते? लेकिन सरकार जो है बढ़ियागिरी पे उतर गई है। ये देखना चाह रही है कि जनता से हम कितना पैसा, हम तो ये जानते थे कि पिछली सरकारों में ये होता था कि जब कोई युवा, आपने देखा होगा कि बीर चंद सिंह गढ़वाली से लोन जब गाड़ी के लिए निकालता था तो 30% सब्सिडी दी जाती थी। जब कोई होटल बनाने के लिए, व्यवसाय के लिए कर्जा निकालता था तो 30% जो है सब्सिडी दी जाती थी, सरकार के द्वारा राहत दी जाती थी कि कोई व्यक्ति स्वरोजगार कर रहा है तो उसको हम अपने तरफ से कितना अनुदान दे सके, ये सरकारें सोचती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकारें ये देख रही हैं कि कोई युवा पान का ठेला चला करके अगर अपना रोजगार कर रहा है तो सरकार की नजर उसके 50,000 रुपए पड़ी हुई है कि साल में 50,000 क्यों कमा रहा है, इसमें से 40,000 हमें दे दे। सरकार की नजर इस बात पे पड़ी हुई है कि अगर कोई केदारनाथ में अपने जो है चाय पानी का ठेला चला रहा है तो ये अगर 1 लाख रुपए सालाना अगर वहाँ पे कमा रहा है तो क्यों कमा रहा है, इसमें से 80,000 हमें दे दे। तो ये सरकार ने जो है आज नीतियां बना दी हैं। हमारा इतिहास गवाह है, जब जब सरकारें जो है बढ़िया बनी हैं तब तक जनता भिखारी बनी है। लेकिन अफसोस कि केदारनाथ में सोना चोरी हो जाता है और इनके कार्यकर्ता जय श्री राम कहते हैं और इनके सारे खून माफ हो जाते हैं। जोशीमठ जैसी जगह पे जो है, जहां हमारे शंकराचार्य की गद्दी है, जहां हमारे नरसिंह भगवान विराजमान रहते हैं, वहां के 1500 परिवारों को कहा जाता है कि आप जोशीमठ खाली कर दीजिए क्योंकि जोशीमठ दरक रहा है। लेकिन 300 करोड़ की कंपनी जो वहां पे टनल बना रही है उसका काम नहीं रोका जाता। तो ये हमारी सरकार जो है हमें दिखा रही है कि उनकी नजरों में हमारी जो हम स्थानीय लोग हैं हमारी क्या इज्जत है और उनकी जो पूंजीपति लोग हैं उनकी क्या इज्जत है, ये सरकारें हमको दिखा रही हैं। मैं अपने पूरे जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनका आह्वान करता हूं
मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। अपनी पार्टी की तरफ से हमारा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ रहेगा। जो आपकी लड़ाई है उस लड़ाई में हम कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़े हैं। और मैं उन लोगों का भी आह्वान करना चाहता हूं जो भाजपा के नाम पे राजनीति करते हैं, जो भाजपा के जनप्रतिनिधि बने बैठे हुए हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2013 की जब आपदा आई तो ये LNT परियोजना जब यहाँ पे चल रही थी, अपनी ही सरकार के खिलाफ मैं जो है पदाधिकारी होने के बावजूद भी, दायित्वधारी होने के बावजूद भी सौड़ी में सत्तू डांग के ऊपर मैंने आमरण अनशन किया अपनी ही सरकार के खिलाफ। ऐसा ही आह्वान मैं उन लोगों से भी करना चाहता हूं जिन्होंने भाजपा के नाम पे यहाँ विधायक की कुर्सी पे बैठे हैं, जो भाजपा के नाम पे यहाँ प्रमुख की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और दलालियां कर रहे हैं। हमने पिछली बार देखा एक ग्राम प्रधान रही है हमारी बहन यहाँ पे, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार जो है केदारनाथ में किया गया, वो सारा सोशल मीडिया देख रहा था। लेकिन उसमें किसी भी प्रशासन के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई गई। ये कितनी शर्मसार बात है कि कोई एक महिला अगर अपने परिवार को पालने के लिए स्वरोजगार की ओर जाती है तो उसके साथ हम इस तरीके का सौताला व्यवहार करेंगे। आज हम सबको उठने की, जागने की जरूरत है। हर युवा को अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत है। अगर हम नहीं लड़ेंगे, इसी प्रकार से उदासीन बैठे रहेंगे तो एक दिन हमको अपने घरों से भी निकाल दिया जाएगा। उन घरों पे भी धीरू भाई अंबानी जैसे, जो है अनिल अंबानी जैसे, और जो है नीरव मोदी जैसे, जो है विजय माल्या जैसे लोग आकर के जो है हमारे संसाधनों को लूट करके विदेशों भाग जाएंगे और हम उनका चेहरा देखते रह जाएंगे। मैं अपने सारे युवा भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आज लड़ाई जो है अपने रोजगार की है, लड़ाई अपने परिवार को बचाने की है, अपने अस्तित्व को बचाने की है। आज आप देख रहे होंगे हमारे युवा जो है पढ़े लिखे बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। न LT की पोस्टें हैं, न आप फौज में जा सकते हैं, न आप 4th क्लास में जा सकते हैं। जो बचे कुछ जो 2000 के बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार में जो पेंशनें जो है लोग मिलती थी, वो पेंशनें बंद करा दी गई। आखिर हमारा परिवार आज से 10-15 साल बाद चलेगा कैसे, ये सरकार से हम सब युवाओं को पूछना चाहिए। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपकी हर लड़ाई में हमारी पार्टी, हमारा अध्यक्ष, हमारे जितने भी कार्यकर्ता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सजवान जी। आपके बेटे भतीजे हम आज जो बेरोजगारी हम झेल रहे हैं, अब सीजन आने वाला है। आपने ऐसे डंडे फंसा दिए हैं यार कि लोगों की हालत खराब हो गई है। 80,000 रुपए कह रहे हैं। अगर 80,000 एक टेंट का 1 पर्ची डालनी होती हमको तो क्या हम आपके पास आते? केदारनाथ को हमारे पूर्वजों ने अपने खून से, अपने पसीने से खींचा है। हमारे पूर्वजों ने वहाँ रामबाड़ा से लेकर आप पूरा केदार देख लो, हमारे लोगों ने ही अपनी जानें दी है। वहाँ पे व्यवस्था प्रशासन की हमेशा नाकाम रही है। सिर्फ लोकल स्थानीय लोगों ने जब व्यवस्थाएं दी, जो रोजगार है उस पर जिस हिसाब से सरकार डाका डाल रही है, प्रशासन के मनमानी जो यहाँ पर हो रही है, और यहाँ का जितना कारोबार है, जितना रोजगार है, सारा पूंजीपतियों को सौंपने का जो षड्यंत्र हमारे साथ हो रहा है, इसके लिए मेरा क्षेत्र के सभी युवा भाइयों से निवेदन है कि आप जितना हो सके बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लें। जो आंदोलन सभी के विचारों को स्वीकार करता है और किसी भी राजनीतिक दल का इस आंदोलन में समर्थन भी नहीं करते हैं, मतलब सभी विचारधाराओं का स्वागत करते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, आज तक हम देखते थे कि हमारे 30-35 साल हमारी भी उम्र हो गई है। यहाँ का जो केदारनाथ घाटी का जो पूरा रोजगार था, जब हमको याद है कि हमारे बाप दादाओं ने जब पहले यहाँ से घरों से सब्जी दूध वगैरह केदारनाथ लाइन में जाता था, किस प्रकार से वो लोग अपना होटल व्यवसाय करते थे, अपनी आजीविका वहाँ से चलाते थे। आज जब प्रशासन को दिख रहा है कि यहाँ के प्रत्येक जितने भी संसाधन, जितने भी रोजगार हैं, उन सब से कमाई अच्छी हो रही है, या यहाँ का युवा, यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, तो प्रशासन सीधे यहाँ के लोगों को इस कमाई से, इस रोजगार से दरकिनार कर अपने चंद पूंजीपतियों का यहाँ पर जो है पूंजीपतियों को लाना चाहती है। और उनके माध्यम से सरकार को तो अच्छा राजस्व मिल रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र के जितने युवा भाई हैं, सारे जिस हिसाब से सरकारी रोजगार आज खत्म हो रहे हैं, पहाड़ों में जो युवा सेना में भर्ती के लिए जाता था, अग्निवीर के माध्यम से उसके पैरों को जो काटने का काम सरकार ने किया है, उसी हिसाब से हमारे क्षेत्र का जो रोजगार है उसको भी खत्म करने का षड्यंत्र ये सरकार समस्त केदारनाथ घाटी के युवाओं के साथ कर रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप प्रत्येक दिन, चाहे धूप, बर्फबारी, तूफान, चाहे कुछ भी आए, हम अपने कदमों से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी एक ही मांग होगी कि सबसे पहले केदारनाथ घाटी का जो रोजगार है उसमें स्थानीयों को वरीयता मिले, और जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी पर सरकार अंकुश लगाए,
और हम इस प्रकार की जो तानाशाही है उसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरे अपने जितने युवा भाई यहाँ पर सभी इस आंदोलन में आ रखे हैं, सभी से निवेदन है कि ये आंदोलन जो है किसी भी प्रकार से उपद्रव को स्वीकार नहीं करता है। सरकारी संपत्तियों को हम किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारे जितने भी मांगे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के सामने उनको रखेंगे।